हेलो ऑल, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में गाइस एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कमेंट है गाइस। और मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में फेस करने पड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक देखना। हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो बट डेफिनेटली यूजफुल होगी। ओके, तो गैस जो कमेंट आया हुआ है वो संजना के थ्रू आया हुआ है। उनकी मैं कमेंट को पढ़ करके बताता हूँ। वो कमेंट है, उन्होंने लिखा हुआ है आई हैव 3 क्वेश्चंस। उनके 3 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, डू वी नीड टू यूज एट रिपोजिटरी एनोटेशंस इन केस वी आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपी। मतलब स्प्रिंग डेटा जेपी अगर हम यूज़ नहीं करते तो उस सिनेरियो में क्या एट रिपोजिटरी एनोटेशन और द परसिस्टेंट लेयर हमें यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या फिर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, लाइक दैट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कैन वी यूज एट कंट्रोलर एट रिपोजिटरी एट सर्विस एनोटेशंस इंटरचेंजेबली। मतलब कि हम क्या इंटरचेंजेबली इन एनोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन गाइस, ये जो सेकंड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पहले क्वेश्चन से कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू मी। जो मैं एग्जांपल करके बताऊंगा आपको समझ में आएगा इस वीडियो में, तो एंड तक देखिएगा। तो यस, एंड द थर्ड क्वेश्चन है कि कैन वी यूज़ पोस्ट एंड पुट मैपिंग इंटरचेंजेबली। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आज की इस वीडियो में मैं शायद 2 ही क्वेश्चन या फिर तीसरे क्वेश्चन का अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली उसको भी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, अदरवाइज सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इन 2 क्वेश्चन जो कि एक जैसे ही हैं और सिमिलर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट किया हुआ है। आपने भी क्रिएट कर लेना है। करना कैसे है गाइस, आपने फाइल पे आना है, न्यू पे आना है, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देना है, प्रोजेक्ट का टाइप मैवेन, जावा का वर्जन आपने सेलेक्ट करना है और सारी चीज़ें फिल करके उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, कौन कौन सी डिपेंडेंसी आपने ऐड करनी है, जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आपके जो भी क्वेश्चन थे वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि डू वी नीड टू यूज़ एट रिपोजिटरी एनोटेशन इन केस वी आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए, राइट। और कैन वी यूज एट कंट्रोलर एट रिपोजिटरी एट सर्विस एनोटेशन इंटरचेंजेबली, लाइक दैट। तो ये दोनों क्वेश्चन जो इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट में मैं डिपेंडेंसी ऐड करूँगा। जो सबसे पहली स्प्रिंग वेब, उसके बाद गाइस मेरे को डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए जो लेयर क्रिएट करते हैं, विच इज डाउ लेयर, और उसी के ऊपर हम एट रिपोजिटरी एनोटेशन यूज़ करते हैं, राइट। और वहीं पे हम एट रिपोजिटरी एट कंट्रोलर एट सर्विस इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी बात की जा रही है। मतलब उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर, मतलब रिपोजिटरी लेयर विच इज डाउ लेयर, राइट। तो मतलब वहाँ पे जहाँ पे हमारे डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन और मैनिपुलेशन का काम होता है, एग्जैक्टली डेटाबेस से रिलेटेड काम किया जाता है, वहाँ पे कोड किया जाता है। तो उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे S2 डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। आप एक्सटर्नल लेट से कि माइस्कल भी यूज़ कर सकते हो अपने केस में, मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि स्प्रिंग डेटा जेपी को यूज़ किए बिना अगर नहीं यूज़ करते हैं उस सिनेरियो में एट रिपोजिटरी एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। क्यों ऐड करनी, ताकि मैं दोनों एंड से आपको क्लियर कर पाऊँ कि एट रिपोजिटरी कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन इमेजिन करो कि अगर मैं ये डिपेंडेंसी ऐड नहीं करता हूँ तो उस केस में एट रिपोजिटरी एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यार देखो, डेटाबेस में डेटा को परसिस्ट करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई वे तो चाहिए जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकें। तो सिंपल JDBC भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग डेटा JDBC यूज़ करूँगा, क्योंकि परसिस्ट डेटा इन SQL स्टोर्स विथ प्लेन JDBC यूजिंग स्प्रिंग डेटा, जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे प्लेन JDBC को यूज़ करते हुए डेटाबेस में डेटा को परसिस्ट किया जाता है। जबकि स्प्रिंग डेटा जेपीए में आप देखोगे गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, ये रहा, persist data in SQL stores with Java persistence API using Spring Data and Hibernate। मतलब गाइस यहाँ पे persistence API को यूज़ करते हुए डेटा को परसिस्ट किया जाता है डेटाबेस को। इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मुझे पता है कि आपको इसके बीच का डिफरेंसेस पता होगा। बहुत सारे वेज होते हैं डेटाबेस में डेटा को परसिस्ट करने के लिए, जैसे इटसेल्फ आपका जेपी होता है, हाइबरनेट होता है, एक्लिप्स लिंक होता है आपका स्प्रिंग डेटा जेपी, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया। तो ये अपनी परसिस्टेंस एपीआई को यूज़ करते हैं इंटरनली, बल्कि हमारा स्प्रिंग डेटा JDBC सिंपल प्लेन JDBC को यूज़ करते हुए डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अपने फिनिश करना, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल आउट करूँगा।
ओके, इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे एज यूजुअल एक नॉर्मल मेन क्लास क्रिएट होती है, जो कि मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, आपको पता होगा। ओपन करके दिखा दूँ, यहाँ पे मेन है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो अभी गाइस इसको मैं कोलैप्स करूँगा और एक नई क्लास क्रिएट करूँगा, जो बेसिकली मेरी एग्जैक्टली क्या होगी, डाउ लेयर होगी, जहाँ पे मतलब दिस इज रिपोजिटरी लेयर, जहाँ पे एग्जैक्टली हमारे डेटाबेस रिलेटेड मैनिपुलेशन से रिलेटेड जो भी लॉजिक होगा वो लिख रहे होंगे। मतलब बिजनेस लॉजिक नहीं होता, एक्चुअली डेटाबेस से रिलेटेड इंटरेक्शन करने के लिए कोड करते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका नेम रख देता हूँ रैपो, या फिर यहाँ पे रख देता हूँ रैपो JDBC कर देता हूँ, ये पैकेज का नेम रख देता हूँ, और यहाँ पे क्लास का नेम रख देता हूँ JDBC रैपो, ठीक है, ताकि पता चल पाए कि किस तरीके किस वे को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो JDBC रैपो रख दिए, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे स्प्रिंग डेटा JDBC यूज़ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे एक मेथड लिखूँगा जिसको मैं यहाँ पे अच्छा चलो यार स्ट्रिंग में रिजल्ट रिटर्न करूँगा, ठीक है। सेव डेटा, सिंपल सा मेथड नेम रख लेता हूँ, सेव डेटा। क्या हो रहा है यार, प्रॉपर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक क्वेरी लिखता हूँ, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू लेट्स से इंसर्ट इनटू टेबल, अरे यार टेबल नेम रहेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लेट्स से वैल्यूज़ में यार एक ही मैं फील्ड लेकर के चलूँगा, एक ऑटो जनरेटेड रहेगी और एक सिंपल एम्प्लॉय नेम रहेगा, राइट। एक एम्प्लॉय ID, एक एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे लेट्स से मैं अपना ही नेम रख देता हूँ, लेट्स से इमेजिन कर लो, और इसको मैं मैपिंग कर दूंगा किस पर्टिकुलर फील्ड से, EMP नेम, या फिर लेट्स से मैं नेम रखूँगा, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट का नेम होगा नेम, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फील्ड इस पर्टिकुलर फील्ड से मैप हो जाएगी, मतलब टेबल की फील्ड से, एट्रीब्यूट से, राइट। उसके बाद गैस इसको मुझे डेटाबेस में परसिस्ट करना है, तो यहाँ पे ऑटो वायर्ड करना होगा, क्योंकि हमें JDBC टेम्पलेट यूज़ करना होगा, राइट। JDBC टेम्पलेट, और यहाँ पे ये हो गया हमारा JDBC टेम्पलेट, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आके एंड पे गया और यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अपडेट, और ये इस वाली क्वेरी में क्यू को पास कर दिया, मतलब क्वेरी को पास कर दिया, और चाहो तो इसको इनलाइन नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली पास कर सकते हो, कट करो और यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दो, लेकिन मैंने वेरिएबल पे कर दिया ताकि आपको क्लियर रीडेबल रहे कोड, राइट। उसके बाद यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर रख देता हूँ, ज़्यादा भी रीडेबल नहीं करना है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम रिटर्न करेंगे सक्सेस, अदरवाइज फेलियर, राइट। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे लिखता हूँ फेल। अब गाइस समझो, ये बेसिकली क्या है, इन न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी जो है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हुई हैं। अगर मोर देन 0 है मतलब कि 1 या 2 या 3, मोर देन मतलब 0 है तो मतलब कुछ ना कुछ डेटा जो है रोज जो है वो इंसर्ट हुई है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ग्रेटर होगा तो मतलब सक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न करने का। तो ये हमारा बेसिकली सेव हो गया, रिकॉर्ड सेव होने का कोड हो गया, बड़ा ही सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोलर क्रिएट करूँगा और जहाँ पे इस पर्टिकुलर सेव डेटा को कॉल कराऊँगा, ठीक है। जहाँ पे कंट्रोलर लेयर होती है, उसके बाद बिजनेस लेयर होती है, उसके बाद ये थर्ड हमारी रिपोजिटरी लेयर विच इज डाउ लेयर होगी, ठीक है। बट यार मैं क्या करता हूँ कि इतना लेंदी कोड नहीं करना, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना, तो मैं सिंपली कमांड लाइन के थ्रू चला जाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो ये कमांड लाइन का तरीका ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मेरे सिनेरियो में वीडियो का लेंथ भी स्मॉल हो जाएगा, तो लेट्स से यहाँ पे कमांड लाइन रनर का यूज़ करते हुए और यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड विच इज़ रन मेथड को यहाँ पे कर लेना है, मतलब ओवरराइड। और यहाँ पे जो मैंने अभी अपनी डाउ लेयर क्रिएट की, मतलब रिपोजिटरी, उसको मैं ऑटो ऐड करता हूँ यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी को, और वो मेरी क्या थी, प्राइवेट। क्लास नेम मैंने रखा था JDBC रैपो, ठीक है। यहाँ पे आया, ये मैंने ओवरराइड किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव डेटा को कॉल करा लिया, बड़ा ही सिंपल है, दैट्स इट, बस ये हो गया काम। लेकिन यार अब वही है, यहाँ पे मेरे को यूज़ करना होगा ऐड रिपोजिटरी, क्योंकि एज यूजुअल हमेशा हम डाउ लेयर पे या फिर रिपोजिटरी लेयर बोल सकते हैं, उस पर हम ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन को ही यूज़ करते हैं, ना कि ऐड सर्विस या ऐड कंपोनेंट या फिर ऐड कंट्रोलर। लेकिन यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अभी इस वीडियो में रुक करके देखेंगे। पहले अभी मैं
इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ? देखो यार सिंपल सी बात है, बेसिक जो पर्पस होता है ये सब क्या है, ड्राइव किए हुए हैं। जो रूट पे होता है हमारा ऐड कंपोनेंट एनोटेशन होते हैं, उसके सब में आपकी ऐड रिपोजिटरी, ऐड सर्विस, ऐड कंट्रोलर आते हैं, राइट, जो अपनी कुछ नए चीज़ें ऐड ऑन करती हैं, ठीक है, जिनका अपना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ करने का बेसिक मीनिंग है तो एज अ बीइंग जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि उसकी डिपेंडेंसी मिल सके। क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो कौन डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा? ऑब्वियसली वो बीइंग के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे रिपोजिटरी यूज़ करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। अभी यूज़ करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। इतना हो गया, ओके, वेरी सिंपल गाइस। तो बस ये रहा मेरा मेथड, और ये यहाँ से होगा कॉल कमांड लाइन के थ्रू और एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूट होने से पहले, अभी इसको रन करूँ उससे पहले एक चीज़ समझो यार, EMP टेबल तो क्रिएट हुई नहीं होगी, ठीक है। चलिए रन करके देख लेते हैं पहले। ऑब्वियसली क्रिएट नहीं हुई होगी, तो हमें यहाँ पे रन टाइम पे, आई मीन कंपाइल टाइम पे एरर देगा। ये बोल रहा है कि EMP टेबल इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ होगा। कहाँ से? ये जैसे इसने कॉल किया होगा और ये यहाँ पे आएगा, और ये जैसे इस कमांड को, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया होगा, इसको EMP मिला नहीं होगा, राइट। तो पहले तो टेबल क्रिएट करते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने H2 डेटाबेस को यूज़ किया, तो मैं क्या करता हूँ यार, स्कीमा के थ्रू क्रिएट कर लेता हूँ। स्कीमा के थ्रू क्रिएट करने का मतलब है, सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर आना होगा। पहले तो कंपाइल कर लेते, उसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि कंपाइल हो जाए सक्सेसफुली, एरर ना दे। उसके बाद ब्राउज़र पे आकर के यहाँ पे H2 पे आ जाता हूँ, कंसोल पे ये वाला, और इस कनेक्शन को पहले इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है, क्योंकि तभी इसके अंदर हम कनेक्ट होकर के जाएंगे। और वो मतलब यहाँ पे मेंशन करना होगा प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, ठीक है। डेटा सोर्स हमें मेंशन करना होगा, URL ये हो गया, क्योंकि जो टेबल है ये मैं क्रिएट करने वाला हूँ, ये वाली EMP। अब ये कैसे क्रिएट करूँगा? जैसे एप्लीकेशन रन होगी तुरंत हमारा स्कीमा लोड होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्कीमा नाम की फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये टेबल नेम EMP एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे बस Ctrl+S एंड या परफेक्ट, आई थिंक अभी चलना चाहिए। अब गाइस अगर मैं इसको यहाँ पे अभी इसको नहीं अनकॉमेंट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ पहले। EMP इज़ नॉट फाउंड। यार ये ना, इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा ट्रिक बैठा देता हूँ, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं इंटरप्शन नहीं करना चाहता हूँ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ करके इस स्टैक ओवरफ्लो पे क्रिएट ड्रॉप। यार ये JPA हाइबरनेट का है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद अनकॉमेंट कर देंगे, राइट। देखते हैं क्या होता है। एरर मत मारना यार दोस्त, एरर नहीं मारा है, देखो यार चल गया, लेकिन दोबारा में शायद एरर मार दे, इसलिए जो है इसको फिर से एक पहली बार रन करके उसके बाद इसको मैंने कमेंट कर देना, राइट, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बैठा दिया, बाद में ये देख लेना गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट कभी कभी फंस जाती है, तो मैं वीडियो के बीच में इंटरप्शन नहीं करना चाहता था, तो रीज़न है। तो कंटिन्यू किया, कनेक्ट किया गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको, अरे यार क्या कर रहा हूँ, रन करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉल कराया हुआ, तो इमीडिएटली ये कॉल हुआ होगा और स्कीमा लोड हो चुका था, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई होगी और रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आया। रीज़न बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, तो सॉर्ट करा देता हूँ यहाँ पे, मतलब system.out.println, और यहाँ पे सेव करा दो। और गाइस ये अपडेट का मतलब ये कि बार बार क्रिएट नहीं करेगा टेबल, और उसी में रिकॉर्ड अपडेट करता रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ा रहने देता हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और स्कीमा को भी क्लोज कर देता हूँ। एंड नाउ गाइस मैं इसको फिर से रिलॉन्च करता हूँ, तो इस बार देख लेना मैसेज यहाँ पे आ जाएगा कंसोल, मतलब कंसोल पे ही। गाइस यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर ब्राउज़र पे आते हैं गाइस, एंड अगेन गाइस मैं इसको हिट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे 2 इंसर्ट हो चुके रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने अपडेट कर रखा है वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, इसलिए ये उसी में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, रिक्रिएट नहीं करेगा स्कीमा, और वैल्यूज़ वैनिश नहीं होंगी जो पुरानी वाली थी, राइट। तो इसलिए 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं, ओके।
इतनी बात तो गैस इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। अब गैस आते हैं उनके क्वेश्चन के ऊपर, जो उनका कहना था कि क्या ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन यूज़ करना मैंडेटरी है गैस या नहीं। अगर हम स्प्रिंग डेटा जीपी यूज़ नहीं करते हैं तो उस श्रेणी में क्या ऐड रिपोजिटरी यूज़ करना मैंडेटरी है या नहीं है। तो गैस आंसर इज नो, यस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब क्यों नहीं ज़रूरी वो भी मैं यहाँ पे फिगर आउट करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर मैं कंपोनेंट भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्प्रिंग डेटा स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, ना कि स्प्रिंग डेटा जेपीए के थ्रू जो कि परसिस्टेंस एपीआई को यूज़ करता है, जबकि स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी सिंपल प्लेन जेडीबीसी को यूज़ करता है। तो अगर मैं कंपोनेंट को यूज़ करता हूँ, ठीक है, अभी कंपोनेंट यूज़ किया, उसके बाद फिर से लॉन्च किया, गाइस देखना है यहाँ पे ध्यान से, रिकॉर्ड फिर से इंसर्टेड होंगे और 3 रिकॉर्ड हो जाने चाहिए टेबल के अंदर। रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। ब्राउज़र पे आते हैं, लॉन्च किया, कनेक्ट किया, टेस्ट किया, रन किया, तो 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं, 3 बार अंकित आ चुका है। अगेन ब्राउज़र पे आते हैं, कंपोनेंट की जगह हमसे पूछा गया था क्या कंट्रोलर या फिर कंपोनेंट की जगह लेट्स से कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो गाइस मैं कंट्रोलर भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं सर्विस को भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। एंड 4 रिकॉर्ड हो चुके हैं गाइस। एंड यहाँ पे 5वां रिकॉर्ड भी आपको दिखा देता हूँ थ्रू द व्हाट सर्विस एनोटेशन, कंट्रोलर एनोटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ चुका है। एंड अगेन गाइस मैंने इसको लॉन्च किया और यहाँ पे 5 रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यू कैन सी यस। तो आई होप गाइस ये आपको आंसर मिला होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि इंटरचेंजेबली यस वी कैन यूज इट, सर्विस एनोटेशन, ऐड कंपोनेंट, ऐड कंट्रोलर, ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन, मतलब चारों ही एनोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हम स्प्रिंग डेटा जेपीए को यूज़ नहीं करते तो उस केस में ऐड रिपोजिटरी यूज़ करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चारों को यूज़ करके दिखा दिया, तो इससे भी ये आंसर मिल रहा है कि यस ज़रूरी नहीं है, आप यूज़ इन चारों में से कोई भी एनोटेशन कर सकते हो। अब गाइस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐड रिपोजिटरी यूज़ करना चाहो ना करना चाहो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रिफर क्यों करते हैं लोग ऐड रिपोजिटरी, मतलब डॉ लेयर के ऊपर, रिपोजिटरी लेयर के ऊपर ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन को ही, और सर्विस लेयर पे सर्विस एनोटेशन को ही, और कंट्रोल पे। बट अभी का जो टॉपिक है वो सिर्फ रिपोजिटरी और डॉ लेयर की बात है। क्यों यूज़ करते हैं उसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है। गाइस कल को बाय मिस्टेक लेट्स से कि वैल्यूज़ की जगह वैल्यू हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्वेरी का सिंटैक्स वाइज एरर है, राइट। ये एक एरर है, बेसिक एरर जो कि हमें दिखा नहीं, हमने वैल्यूज़ की जगह वैल्यू कर दिया, जो कि इन जनरल बहुत लोग करते हैं, वैल्यूज़ की जगह वैल्यू लिख देते हैं, राइट। आपने क्वेरी सोची, बहुत क्लियर है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे ऐड सर्विस के साथ एनोटेशन के साथ चलाता हूँ तो प्रॉब्लम देखो क्या है, और वहाँ पे प्रॉब्लम आपको कंसोल पे दिखेगी। पहले मैं दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ। ओके सो यहाँ पे आई है एरर, ठीक है। अब इसको मैं कंसोल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले जो यहाँ पे अगर मैंने स्क्रॉल किया है तो ये बोल रहा है JDBC SQL सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन, SQL एरर इन SQL स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू लाइक दिस, ये एरर बोल रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, एरर बोल रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कॉल बैक जो कि यहाँ पे बोल रहा है बैड SQL ग्रामर एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन आ रही है जो कि यहाँ पे मतलब आपकी स्क्रीन पे एरर आ गई कि बता के आ रहा है सिंटैक्स में एरर है, ठीक है, इंसर्ट इनटू इस वाले पर्टिकुलर क्वेरी में कोई एरर है जो कि आपको फिगर आउट करना है, जो कि एक्सेप्शन आपको कंसोल पे दे दिया, ओके ठीक है। अब ये एरर आ गई तो आपको लगा यार एरर आती है, तो इसलिए बेसिकली डेवलपर क्या करते हैं उस सिनेरियो में, उसको हैंडल करते हैं उस एरर को। तो आपने को कहा कि इस पर्टिकुलर लाइन पे, रिटर्न वाली लाइन पे कहीं ना कहीं एरर आने के चांस है, तो आपने क्या किया कि मान लो आपने यहाँ पे इसको ट्राई कैश में डाल दिया, या पूरे को यहाँ पे ट्राई कैश में डाल देते हैं। वैसे पूरे को डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूट होने पे एरर आएगी। अभी तो स्ट्रिंग है तो यहीं पे ट्राई को इसको यहाँ पे डालते हैं ट्राई, चलो आपके लिए कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक है, उसको मैंने कर लिया कैच सिंपल एक्सेप्शन के थ्रू, जो कि रूट है, ठीक है, और साउथ करके यहाँ पे मैंने क्या किया, ई डॉट क्लास नेम और उसके बाद साउथ
ई डॉट गेट मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल, वेरी गुड। और प्लस यहाँ से मैं एक काम और करता हूँ, क्योंकि रिटर्न यार स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लेट्स से मैं कर देता हूँ, इससे ये पता चलेगा एक्सेप्शन वाला फेलियर है, तो यहाँ पे फेल्ड है, मैं लिखूँगा कि एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में फेल्ड हुआ, इससे ये पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे फेल्ड, और ये फेल्ड होगा तो मतलब ये ट्राई के अंदर फेल्ड है, तो ये तो बात चलो समझ में आ रही होगी। रिटर्न हो गया स्ट्रिंग। आपने कहा कि भाई ये एरर आएगी, मान लो कि ये यहाँ पे वैल्यूज़ वाला जो मैंने बताया वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आपने हैंडल कर लिया। अब देखो ये हैंडल किया ट्राई कैच के थ्रू, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सर्विस एनोटेशन को यूज़ किया, फिर से मैंने इसको रिलॉन्च किया। अभी देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, ये कैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ये, मतलब वेरी गुड। अब रिपोजिटरी को यूज़ करते हैं, मैसेज देखते हैं आता है कि नहीं आता, मतलब हमारी जो एक्सेप्शन थी वो कैच हो गई है। कैच कैसे हुई है, क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है गेट क्लास के थ्रू ये वाला पर्टिकुलर ये क्लास नेम, और ये गेट मैसेज के थ्रू ये पूरा इंटायर मैसेज प्रिंट कर रहा है, और ये एक्सेप्शन फील्ड जो रिटर्न हो रहा है, और वहाँ पे मेन पे जाकर के जो कमांड लाइन के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सेम आया रिपोजिटरी। मतलब कहने का मतलब ये, आप चाहे यहाँ पे ऐड कंपोनेंट यूज़ करो, चाहे ऐड कंट्रोलर यूज़ करो, चाहे ऐड रेस्ट सर्विस यूज़ करो, चाहे ऐड रिपोजिटरी यूज़ करो, सारे केस में ये पर्टिकुलर जो एरर है वो आपकी कैच हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक्सेप्शन कैच होगी। ओके ओके, अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि यार इंटरचेंजेबली तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट फिर अंतर तो कोई दिखा नहीं, फिर क्यों लोग रिपोजिटरी को प्रेफर करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि देख लो यार, कैच भी हो रही है एक्सेप्शन प्रॉपर, और ऐड सर्विस एनोटेशन पे भी वही सेम, ऐड कंपोनेंट, ऐड कंट्रोलर, ऐड रिपोजिटरी, सब पे सिमिलर ही आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एरर के टाइम पे भी, और कैच ट्राई कैच लगाने के बाद भी वही सेम चीज़ है। बाकी के केस में आप चेक करके देख लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। बाकी एनोटेशन यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, अभी वीडियो का लेंदी हो जाएगा। ओके, फिर क्यों लोग ऐड रिपोजिटरी को प्रेफर करते हैं डाउ लेयर पे, रिपोजिटरी लेयर पे? ओके, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहीं पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करके एक क्लास और नई क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, राइट, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे न्यू क्लास, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा JPA थ्रू द JPA, मतलब यहाँ पे JPA रेपो क्रिएट करूँगा। तो पहला वाला जो एग्जांपल था वो JDBC के थ्रू था, तो यहाँ पर रेपो JDBC की जगह पे यहाँ पर रेपो JPA से हम क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। तो इसका ये पैकेज नेम रख दिया एंड फिनिश करेंगे सिंपली। एंड यहाँ पे भी सिमिलर गाइज, जैसे कि मैंने JDBC के थ्रू ये किया, सेव सिमिलर ही करेंगे गाइज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देता हूँ। बट गाइज एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे एंटिटी मैनेजर का यूज़ करना होगा, ठीक है, एंटिटी मैनेजर। तो यहाँ पे लेट्स से एंटिटी मैनेजर एंड सेव डेटा, मेथड नेम सेम ही रखूँगा। और यहाँ पे क्वेरी इस तरह से नहीं, ये सब कुछ हटा देना है मेरे को, सिंपल। ओके, वेरी सिंपल गाइज। अच्छा, JDBC टेम्पलेट यहाँ पे आ गए, ये नहीं आएगा, ठीक है। और इसको गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी एनोटेशन से यूज़ करना ही पड़ेगा अभी, फिर मैं डिफरेंस बताऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय, जो कि मैंने एम्प्लॉय एंटिटी यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ORM के थ्रू ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करता है। तो यहाँ पे मुझे एक एंटिटी भी क्रिएट करनी होगी, एम्प्लॉय विशेष, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय, जो कि अभी है नहीं मेरे पास, बट इमेजिन करके चलता हूँ। सेट नेम होगा ऑब्वियसली, सेट नेम लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिया नेम दे देता हूँ, राइट, अभी लिए। उसके बाद मैं एट द एंड एंटिटी मैनेजर के थ्रू मैं इसको परसिस्ट कर दूंगा, ठीक है, EMP को, दैट्स इट। ये बेसिक सा लॉजिक है। इसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा, एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी विच इज एम्प्लॉय, क्योंकि ये ORM के थ्रू डेटा को परसिस्ट करने वाला है। तो इसके लिए मैं अलग पैकेज क्रिएट करूँगा एंटिटी, ठीक है। आई होप आपको ये बात पता होगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटिटी एंड ऐड टेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफरेंट टेबल बनाऊँगा, इसकी ऑटो जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से नेम, इसका नेम उसी टेबल के अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक
अलग टेबल क्रिएट करूँगा TBL EMP, ठीक है, वो EMP थी सिर्फ और ये TBL EMP के नाम से क्रिएट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट, ये काफ़ी सिंपल सी एंटिटी क्रिएट होगी गाइस, और इसको मैं यहाँ JPA के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। इसका अभी पैकेज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। रिटर्न मुझे कुछ नहीं करना है यार, इस केस में रिटर्न नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बस ऐसे ही मैसेज दे देता हूँ साउथ लेट्स से यहीं पे, ठीक है, ऐसे मैसेज छोड़ दिया है, ओके। अब गाइस क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिपोजिटरी है, अब वापस आते हैं यहाँ पे। इस बार हम यहाँ JDBC के थ्रू कर रहे थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे गाइस, हम ऑटो वायरिंग कर रहे होंगे, ऑटो वायर तो प्राइवेट कर लो, ठीक है, ओके। और इस बार मैं इसको कर दूंगा कमेंट, ठीक है, वेरी सिंपल, इसको कमेंट कर रहा हूँ। अरे यार इस तरह से JPA का चीक स्मॉल है, ठीक है, डॉट सेव डेटा, मेथड नेम सेव रखा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, बाकी ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये JPA के थ्रू था, JPA के थ्रू है, और ये JDBC के थ्रू था, ठीक है। तो डोंट बी कन्फ्यूज गाइस। एंड नाउ गाइस अब देखो क्या है, ये एम्प्लॉय एंटिटी थी और ये हमारा JPA है जिसमें मैं डेटा को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी इसको रिलॉन्च करता हूँ गाइस, तो देखते हैं अंदर क्या आता है। और गाइस यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रही, व्हाट, नो एंटिटी मैनेजर विथ एक्चुअल ट्रांजेक्शनल अवेलेबल, ओके, ट्रांजेक्शनल की प्रॉब्लम, ओके। सो गाइस यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे मेरे को ट्रांजेक्शनल यूज़ करना होगा, ठीक है, ये एरर दे रहा है, ओके। सो गैस ये परफेक्टली फाइन गैस, ये रन हो चुका है, ये डन मैसेज आ गया, इट मीन दैट ये परसिस्ट हो चुका होगा और नई टेबल के साथ हुआ होगा। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो, अभी EMP ये टेबल है, इसके अंदर नई टेबल क्रिएट हो गई है और रन किया गया, यू कैन सी हियर प्रिया आ चुका है, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, डेटा सेव हो चुका है। अब गाइस बात कर रहे थे कि ऐड रिपोजिटरी, ऐड कंट्रोलर, ऐड एंड ऑल दैट एवरीथिंग, ठीक है, वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज़ करना नहीं चाहिए, या फिर यूँ कह लो कि हमें ऐड रिपोजिटरी ही हमें परसिस्टेंस लेयर मतलब कि अपनी डाउ लेयर पे यूज़ करना चाहिए। वाई, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल गाइस। अब देखो क्या है कि अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे इमेजिन करो कि प्रिया में भी लेट्स से कि इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, कॉलम में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता हूँ, लेंथ शुड बी व्हाट 5 कैरेक्टर से ज़्यादा का नेम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, मैंने बोल दिया ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रिया का तो 5 है, लेट्स से मैं यहाँ पे संजना कर दूँ, ठीक है, संजना। नाउ गाइस देखो संजना मोर देन 5 कैरेक्टर है, तो नाउ गाइस यू कैन सी हियर कि अभी ये कैरेक्टर के साथ मतलब ये जो लेंथ है जो ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेटाबेस में परसिस्ट करने से अलाउ नहीं करेगा और एक एरर जनरेट होगी। चलिए देखते हैं क्या एरर आती है। ओके ये सेव हो गया है, वाई कहीं तो मैंने कोई प्रॉब्लम की है, आई थिंक संजना स्टोर हो गया है, अच्छा एक सेकंड गाइस, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा प्रॉब्लम क्या है गाइस कि पहले जो लेंथ थी जब टेबल क्रिएट हुई थी ऑब्वियसली, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये डेटा स्टोर हो रहा है, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं रन करता हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब डेटा जो स्कीमा क्रिएट होता है मतलब जो टेबल क्रिएट होती है, जो क्रिएट का सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल टेबल नेम, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो कैरेक्टर के साथ इतने कैरेक्टर के साथ मान लो क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे आईडी प्राइमरी की लेट से वायर कैर कुछ लेंथ ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है और यहाँ पे ये संजना स्टोर हो जा रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैंने वो दे दिया है राइट, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो इस टेबल को मैं ड्रॉप करूँगा, ठीक है, ड्रॉप रन करता हूँ, जस्ट मिनट, लेट से यहाँ पे आता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे लेट से प्रिया गया, वो 5 लेंथ का ही वायर कैर का साइज बनेगा, तो वहाँ पे देखो डन हो गया। कनेक्ट करो तो यहाँ पे देखोगे गाइस ये प्रिया स्टोर हो गया। नाउ अगर मैं अगेन वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वाई करके संजना कर देता हूँ एंड नाउ कंट्रोल एस करता हूँ एंड फिर से इसको लॉन्च करता हूँ, 5 लेंथ से ज़्यादा का आप जो है कैरेक्टर का नेम स्पेसिफाई करने की मतलब इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो यहाँ पे देख सकते हैं एरर। अब गाइस यहाँ पे एरर देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना गाइस। देखो यहाँ पे क्या है, JDBC SQL डेटा एक्सेप्शन, डेटा एक्सेप्शन मतलब कहने का मतलब है जिस ऑर्डर में ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है वो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये JDBC डेटा स्केल एक्सेप्शन, और अगर ऊपर आप स्क्रॉल करके आओगे किस ऑर्डर में आपको एक्चुअली अपने कोड के अंदर इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। बिकॉज देख सकते हो ये हाइबरनेट org.hibernate मतलब ये हाइबरनेट मतलब
परसिस्टेंस एपीआई का ये पार्ट है विच इज़ हाइबरनेट। सो डेफिनेटली गाइस वहाँ पे आपको डेटा एक्सेप्शन इस तरह से देखने को मिल रही है, मतलब कि आपको इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये एक्सेप्शन आई उसी ऑर्डर में आपको हैंडल करना होता है। यस, यहाँ पे अगर आप गाइस इस डेटा एक्सेप्शन पे आओगे तो आप जेडीबीसी एक्सेप्शन पे जाओगे जिस ऑर्डर में जा रहे हो, फिर हाइबरनेट एक्सेप्शन पे आओगे, परसिस्टेंस एक्सेप्शन पे आओगे। यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मिनट, मैं दूसरे एक्सेप्शन को कॉपी करता हूँ, दिस वन कॉपी एंड नो ट्रांजिशन। ये गाइस देख सकते हो जो मेन मैं दिखाना चाहता हूँ डेटा एक्सेप्शन, तो ये मेन वो रूट लेवल की वो एक्सेप्शन है जो मतलब परसिस्टेंस लेयर, मतलब परसिस्टेंस एपीआई की वो हायरार्की का ये मतलब रूट एक्सेप्शन है। ये आपकी रन टाइम एक्सेप्शन है जो आपकी जावा से जाके एट देन अटैच होगी, मतलब जावा की एक्सेप्शन एपीआई फ्रेमवर्क से अटैच होगी जा करके, जो कोर जावा का एक्सेप्शन है जिसमें आपका थ्रोवेबल इंटरफेस रूट होता है, उससे जाकर के ये इसके अंदर से अंदर जाते जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं इसी परसिस्टेंस एपीआई की बात करूं तो उसका ये डेटा एक्सेस एक्सेप्शन जो है रूट एक्सेप्शन है, सो इसी ऑर्डर में आपको हैंडल करना होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं सर्विस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्विस एनोटेशन करता हूँ। देखो एरर तो दोनों में आ रही है कि लेंथ, क्योंकि संजना 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है। ठीक है, मैंने फिर से जीपी किया एंड फिर से इसको रिलॉन्च किया, JDBC SQL वैल्यू टू लॉन्ग, राइट। और यहाँ पे जो मेन है डेटा एक्सेप्शन, उसके बाद यहाँ पे आपका परसिस्टेंस एक्सेप्शन जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। नो, अब क्या है कि जब आप इसको ट्राई कैसे, अब मान लो मैं इसको ट्राई कैसे हैंडल करता हूँ, यहाँ पे ना हैंडल करके मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लेट से हैंडल कर रहा हूँ। इस बार इसको ट्राई कैच, लेट से यहाँ पे मैं कैच कर लेता हूँ, अगर एक्सेप्शन आएगी तो कैच कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कैच किया और यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से JP रेपो पे यहाँ पे सर्विस एनोटेशन यूज़ किया है, राइट, ना कि रिपोजिटरी। अगर गाइस मैं इसको रन करता हूँ तो आप ध्यान से देखना गाइस, एक्सेप्शन कैच होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं, परफेक्ट। अब अगर आप यहाँ पे रिपोजिटरी यूज़ करोगे या फिर कंट्रोलर यूज़ करोगे तो भी चलेगा, इंटरचेंजेबली चल रहा होगा। इसमें वही एक्सेप्शन कैच कर रहा होगा जैसे कि आपका JDBC के सिनेरियो में कैच कर रहा था। तो फिर अंतर क्या, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। मैंने अभी डेटा एक्सेप्शन आपको दिखाया था, जिस ऑर्डर में एक्सेप्शन जनरेट होती है उसी ऑर्डर में आपको स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए, जो कि JPA की जो एक्सेप्शन है परसिस्टेंस एपीआई की, उनकी जो है अपनी एक हायरार्की, जिसमें आपकी जो रूट लेवल की क्लास होती है वो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन होती है, उसको आपको हैंडल करना होता है कैच ब्लॉक में। जब उसको आप कैच करोगे तब आपको असली पावर पता चलेगी एट रिपोजिटरी एनोटेशन का। चलिए मैं वो करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गैस मैंने एक्सेप्शन रूट, जो कि यार ये कोर जावा का पार्ट आ जाता है जिसमें आपकी एक्सेप्शन क्लास रूट पे और थ्रोवेबल अपना रूट पे होता है, वो जो कि आपको नहीं यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। अब गैस यहाँ पे समझना, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस बार कैच करते समय एक्सेप्शन ने यूज़ करके, मतलब हमने हाइबरनेट परसिस्टेंस एपीआई से जुड़ी हुई जो हायरार्की उसके एक्सेप्शन यूज़ किया, मतलब रूट लेवल की डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। एंड नाउ गाइस अगर मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ, एक्सेप्शन अभी भी आ रही, कैच क्यों नहीं हो पाया, प्रॉब्लम ये, मतलब इस बार कैच क्यों नहीं हुआ। अगली बार तो कैच हो गया जब मैंने एक्सेप्शन क्लास यूज़ की थी, ठीक है। और यहाँ पे एनोटेशन क्या यूज़ किया, कंट्रोलर यूज़ किया। अगर अब आप सर्विस यूज़ करते हो या फिर कंपोनेंट यूज़ करते हो, क्या होता है गाइस, स्टिल यू आर गेटिंग सेम एरर ऑन द कंसोल विंडो, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं हैंडल हो रही। लेकिन गाइस आप जैसे ही रिपोजिटरी यूज़ करते हो तब आप देखोगे कुछ चेंजेस क्या गाइस, वो एक्सेप्शन जो है रिकलेक्ट करके रीथ्रो कर देगा और एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन हैंडल हो चुकी है और प्रॉपर ये मैसेज आ चुका है और आपका प्रिंट हो चुका है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है गाइस। यहाँ पे मैं इस पिक करके दिखा देता हूँ स्क्रीन, यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन प्रॉपरली कैच हो गई है, डेटा एक्सेप्शन, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो कहने का मतलब है बेसिकली एट रिपोजिटरी इज ए स्टेरियोटाइप फॉर द परसिस्टेंस लेयर, मतलब DAO लेयर के लिए इट इज़
इसका बेसिक जॉब क्या है? इट इज़ बेसिकली यूज टू कैच ऑल persistent related exceptions and rethrow them as a Spring Data Access exception। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर कैच हो गया। अब आप गैस ये पूछोगे, जब हम JDBC यूज़ कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे जब हम JDBC यूज़ कर रहे थे ये वाली लाइन को, ठीक है, जिसकी एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे कैच की थी, अंदर ही कैच कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे कैच किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे तो सर्विस भी चल रहा है, कंपोनेंट भी चल रहा है, रिपोजिटरी भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आ रही है, वहाँ पे कैच करते वक्त दिक्कत नहीं आ रही है। और तो वहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेटा एक्सेस एक्सेप्शन यूज़ किया है, एक्सेप्शन यूज़ कर रहा था तो हमेशा कैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर समझ नहीं पाओगे, हमेशा कैच करेगा अगर आपने कोर जावा वाली एक्सेप्शन क्लास यूज़ कर ली। तो चलिए गाइस इसी चीज़ को मैं JDBC वाले केस में भी एक्सेप्शन की जगह डेटा एक्सेस एक्सेप्शन कर लेता हूँ, ठीक है। और वापस से यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको करता हूँ फिर से अनकॉमन JDBC के लिए, और इसको मैंने रिलॉन्च किया गाइस। और अभी अगर JDBC रेपो पे देखोगे, अभी तो रिपोजिटरी है तो एक्सेप्शन कैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कैच होगी। और जबकि यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, कैच हो गई एक्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन किया तब भी कैच हो रही है, ठीक है, डेटा एक्सेप्शन किया तब भी कैच हो रही है। अच्छा, अब सर्विस करके देख लें, क्योंकि रिपोजिटरी है तो कैच होना ही होना है। सर रिपोजिटरी एनोटेशन बनाइए रिकलेक्ट करके रीथ्रो करने के लिए एक्सेप्शन को, ठीक है, क्योंकि ये डेटा एक्सेस एक्सेप्शन के लिए, राइट। लेकिन सर्विस के केस में क्या ऐसा कैच कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे तो नहीं कैच कर रहा था JPA रेपो के केस में, और ऐड कंपोनेंट ऐड कंट्रोलर यूज़ करने पर वहाँ पे नहीं कर रहा था JPA रेपो में, यहाँ पे लेकिन कर रहा है कैच। अब यहाँ पे क्यों कैच कर रहा है? रीज़न मैं बताना चाहूँगा, बड़ा ही सिंपल है। क्योंकि अगर आप इसके अपडेट में जाओगे, इसने इटसेल्फ यहाँ पे डेटा एक्सेस एक्सेप्शन को डायरेक्टली यूज़ कर रखा है। सिंपल प्लेन JDBC को इम्प्लीमेंट करते हुए स्प्रिंग डेटा JDBC ने यहाँ पे डायरेक्टली डेटा एक्सेस एक्सेप्शन को थ्रोस कर रहा है, हैंडल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमें इसके लिए बॉदर नहीं करना पड़ता है। लेकिन परसिस्टेंस के केस में जैसे हाइबरनेट, XFJP या फिर स्प्रिंग डेटा JPA, वहाँ पे आपको उसी ऑर्डर में एक्सेप्शन होल्ड करनी पड़ती है, ये वाला गाइस, तो आप जो है उसको हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज आपको वो एरर कंसोल पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम ऐड रिपोजिटरी एनोटेशन जो है परसिस्टेंट लेयर मतलब डॉ लेयर पे प्रेफर करते हैं, ना कि कोई और एनोटेशन। द आंसर इज कि यस वी कैन यूज इंटरचेंजेबली, बट वी ऑलवेज प्रेफर ऐड repository annotation over the persistence layer. I hope you got it the answer guys. And the last one, मैं उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं कर सकता। तो जो क्वेश्चन का आंसर था, जो क्वेश्चन था बेसिकली क्वेश्चन ये था कि कैन वी यूज़ पोस्ट एंड पुट मैपिंग इंटरचेंजेबली। तो यार मुझे लगता है इसके ऊपर मैं एक वीडियो लिंक यहाँ पे छोड़ूंगा। पहले तो गेट, पोस्ट, पुट, इन चारों के बीच के डिफरेंसेस आपको पता चलनी चाहिए, वो मैं लिंक छोड़ दूंगा आई बटन में, वो वीडियो आपने देख लेना है। और साथ ही साथ गाइस बहुत ही छोटी सी चीज़ें आप कोई भी कमेंट में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर नहीं लगता है तो मैं इसके ऊपर एक अनदर वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, लाइक देने की बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।